107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ है आपकी होस्ट समरीन और आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं संस्कृति एवं पर्यटन के मार्गदर्शक और मुखिया यानी कि माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जयघोष का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या क्या ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिले। देखिए, पूरे देश में चाहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार हो, इसका जो मूल सोच है, मूल जो भावना है कि हम अपनी जो मूल हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय जो हमारी मान्यता है, परंपरा, संस्कार हैं, उनको पुनर्जीवित करें। जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर घुसी, वेस्टर्न कल्चर की वजह से समाज में कहीं ना कहीं कमियां आई, उनको दूर करते हुए अपनी संस्कृति को बढ़ावा, सनातन संस्कृति के साथ साथ अपनी जो विरासत है उनको बढ़ावा देते हुए संवर्धन करने का काम कर सकें। इसी के तहत यही मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। और जहाँ तक पर्यटन का मामला है, पर्यटन में हम सब जानते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे जो अहम आधार है वो है प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। जी। जब तक किसी स्टेट का कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक कितनी ही आप प्रयास कर लें वहाँ का पर्यटन विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि आदमी को अपने जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा जब उसके लिए मुतमईन हो जाएगा तभी उस स्टेट में घूमने जाएगा। बिल्कुल। खुशी है कि 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में बनने के बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को जिस तरीके से आदरणीय योगी जी ने बखूबी लागू किया, और आज भी अपराधी कितना ही बड़ा हो, किसी वर्ग धर्म जात का हो, लेकिन उसके पास कोई रूल रियायत उसके साथ नहीं, कानून का राज स्थापित करने के लिए जो करना पड़ेगा तो हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज पर्यटन की दृष्टि से भी लोग उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं जी। निवेश के लिए भी उत्तर प्रदेश में लोग आकर्षित हो रहे हैं और पूरे विश्व में आदरणीय योगी जी के इसी काम का नतीजा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। और इसी का परिणाम है कि आज काशी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद गुणात्मक रूप से जो वृद्धि पर्यटकों की हुई है जी। उससे वहाँ का रेहड़ी वाला, फूल वाला, तिलक वाला, माली वाला, नाव वाला से लेकर के छोटे छोटे कारोबारी से लेकर के मजदूर से लेकर के 5 स्टार होटल तक गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। बिल्कुल। और वैसे भी ये माना जाता है कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोजी रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं जी। एक अगर पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर देके जाता है। आज बनारस और काशी क्षेत्र का पूरा परिदृश्य बदल गया है आय का। वहाँ अगर ये तिलक लगाने वाले भी, कभी आप जाइए वहाँ तिलक लगाने वाला भी 4,000 रुपया, 6,000 रुपया कमा के पर डे जा रहा है, जो 500 रुपया के लिए मोहताज होता था जी। आप जाएंगे तो 12 महीने 300 दिन पूरे हफ्ते साउथ के लोग मजबे के मजबे 200 के टोल में, 500 के टोल में इकट्ठे आपको झुंड के झुंड नजर आते हैं। इससे काशी का जो एक इस तरह का एक स्थान पहला डेस्टिनेशन बना है जिससे अपार संभावनाओं का और उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्र विकसित हुआ है। और आज आने वाले समय में हम लोग जब जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पित पूरे देश और विश्व को करेंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में बहुत अग्रणी हो जाएगा। दूसरा सबसे जरूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की अगर बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी के मामले में आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है जहां दिनों का सफर घंटों में तय हो रहा है जी। दिल्ली से चल के बनारस जाने में, दिल्ली से चल कर पूर्वांचल में जाने में 2-2 एक दिन लगता था, वहाँ कुछ घंटों में लोग पहुँच जा रहे हैं। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, एक्सप्रेस वे बने हैं। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत बेस्ट किया है कि आज एयर कनेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बल्कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होगा जी। जो हम लोगों की आन बान शान होगा। इससे भी
एक साथ पर्यटन को बहुत अपार संभावनाएं और तेज हो जाएंगी। तीसरा सबसे विषय है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके लिए भी समुचित उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम बहुत तेजी से, जिस गति से 17 से 22 के बीच में और 22 के बाद अब दूसरे कार्यकाल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि वहाँ जो बेसिक सुविधाएं चाहिए, यात्री सुविधाएं, पर्यटक सुविधाएं, वो हम लोग हर जगह करने जा रहे हैं। बल्कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर विधानसभा में कम से कम एक डेस्टिनेशन इस तरह का बने जिसकी ओर देशी और विदेशी हमारे मेहमान पर्यटक के रूप में उसके दर्शन कर पाए। उन सब स्थानों को जो हमारी पुरानी परंपराओं के तमाम देवी देवताओं के स्थान, हमारी मान्यताओं के स्थान, हमारे ऐतिहासिक स्थल, विभिन्न प्राचीन हमारे जो स्मारक, हमारी विरासतें तमाम इस तरह की, और खासकर अब तो बुंदेलखंड में 31 किले हमने चिन्हित किए हैं जिनको हेरिटेज के रूप में हम लोग विकसित करने का काम कर रहे हैं। आप देखते हो कि राजस्थान में आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी के ज़माने में जितने किले थे उनको हेरिटेज के रूप में डेवलप करने का काम किया गया था। उसका परिणाम है कि देश भर के जो सेलिब्रिटी हैं, बड़ी बड़ी शादियां हों, बम्बई के बड़े बड़े कार्यक्रम हों, कहीं के हों, वो सब राजस्थान में उन किलों में पसंद करते हैं। वैसे भी विदेशी मेहमानों की पहली पसंद हेरिटेज होती है, किलों में रहना पसंद करते हैं, चाहे जितना खर्चा करना पड़े। तो उत्तर प्रदेश में इसकी अपार संभावना है। 31 किले बुंदेलखंड के हैं, प्रदेश भर में तमाम ऐसी संभावना, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों विधान परिषद सभापति जी के अध्यक्षता में तिलक हॉल में एक मीटिंग भी की थी, जिसमें तमाम जो राजा महाराजा हैं जिनके किले हैं उनके वो भी थे, और PPP में जिन लोगों ने डेवलप किए हैं हेरिटेज टूरिज्म के रूप में ऐसी प्रॉपर्टी, वो भी लोग हमारे राजस्थान का जिनमें राजस्थान के किलों को डेवलप करने में योगदान रहा है, वो भी लोग थे। सरकार के अधिकारी सब बुलाए थे, अच्छी सफल मीटिंग हुई है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के जो किले हैं और अन्य ऐसी इमारतें और अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जो हेरिटेज के रूप में हम लोग डेवलप कर सकते हैं, वो तो बहुत तेज़ी से उस पर काम करने जा रहा है। जी, आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, आपने बात की रोज़गार की, आपने बात की पर्यटन की, बट प्रभु श्री राम की अगर बात की जाए तो संस्कृति विभाग के द्वारा जो है वो रामायण कॉन्क्लेव कराया गया शहरों में, ज़िले में राम जन्मोत्सव हुआ और सुंदरकांड हुआ। किस तरह का रिस्पांस लोगों में मिल रहा है? देखिए, संस्कृति जो अपनी, मैंने कहा शुरू में, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी विरासत, इसको संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करना हमारा दायित्व है। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का पहला स्टेट उत्तर प्रदेश बना जिसने मंदिरों पर अपने जिला संस्कृति पर्यटन परिषद के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष DM है हमारा टूरिज्म अफसर जिले का, उसका सेक्रेटरी है और जिले के सारे माननीय जनप्रतिनिधि उसके सदस्य हैं, हर जिले में हम लोगों ने गठित करी। उसी के माध्यम से हम लोगों ने मंदिरों में सप्त सदी का पाठ देवी जी का 9 दिन कराने का काम किया, रामायण 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ कराने का काम किया जी। और बहुत जल्दी हम लोगों का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। और आज सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण 2022 में योगी 2 सरकार में जो बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि पहले पर्यटन और संस्कृति विभाग मंडल स्तर तक था जी, कमिश्नरी तक, जिलों में इसके न कोई अधिकारी थे न कोई एक्टिविटी थी। लेकिन हम लोगों ने हर जिले में जिला संस्कृति एवं पर्यटन परिषद बनाई और उसी के माध्यम से ये तय किया कि जितनी भी एक्टिविटी जिले में कल्चरल एक्टिविटीज हों या टूरिज्म की एक्टिविटीज हों या उनके टूरिज्म के लिए डेवलप करने वाले डेस्टिनेशंस की बात हो, इसी पर्यटन परिषद के माध्यम से, संस्कृति परिषद के माध्यम से प्रस्ताव आएंगे, एग्जीक्यूशन होगा और रख रखाव होगा जी। और उसी की देखरेख में चाहे हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं अब चले, तो चूँकि धरातल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एक सेटअप बन गया हमारा जिले में, तो उसी के तहत अगले की एक्टिविटी चल रही है और इतनी तेज एक्टिविटी चल रही है कि हम समझते हैं कि आपको खुद ही लगता होगा कि पहले वाला संस्कृति विभाग और आज का संस्कृति विभाग में जमीन और आसमान का बदलाव आया है, बहुत देखने को मिलेगा। आपका रेडियो जय घोष भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, जय घोष भी जनता तक पहुंच रहा है, इसके लिए आपको बधाई जी। अगर हम बात करें संस्कृति की, तो हमारी जो संस्कृति की उपज है वो जनजातीय और आदिवासी से ही निकल कर आती है। और अभी जो समीक्षा बैठक हुई जनजातीय और आदिवासी समीक्षा बैठक, उसमें किस तरह के निर्णय लिए गए जिसमें उत्तर प्रदेश की जो जनजातीय और लोक कलाएं हैं उसको प्रोत्साहन मिले?
देखिए, जनजाति और लोक कलाओं के विकसित करने के लिए संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, ये हमारी धरोहर है जी इन धरोहर को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व है जी और संस्कृति विभाग इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध और संकल्पित है। हमने लोक कलाओं के लिए जो हमारी अलग अलग जो जिले हैं जी जहाँ आदिवासी रहते हैं, वहाँ उनकी जो कलाएं हैं, उनका गायन है, वादन है, नृत्य है, संगीत है, वो सुरक्षित कैसे रहे उसको प्रोत्साहित करने का हम काम कर रहे हैं। बल्कि वहाँ उनके म्यूजियम बनाने का काम कर रहे हैं। उन लोक कलाओं को संरक्षित करने के लिए तमाम अन्य वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं और उन कलाकारों को भी प्रमोट करने के लिए सरकारी पूरी आर्थिक रूप से भी पूरा संबल देने का काम कर रहे हैं, ताकत देने का काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए ट्रेनिंग के लिए भी अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पहली भारतीय संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बना है, ओके पहला जी और उसमें हम लोग इन सारी जो लोक विधाएं, लोक कलाएं इस तरह की हैं, चाहे आदिवासियों की हों, हमारी भोजपुरी हों, बुंदेलखंडी हों, अलग अलग विधाएं, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग समाजों की, उनको प्रोत्साहित करेंगे। हम प्रोफेशनल उसमें कलाकार पैदा करेंगे, उनको ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई ये सारा करने का काम करेंगे। इसके लिए पूरी तरह सरकार कटिबद्ध है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कोई भी संस्कृति और कला तब फलती फूलती है जब कलाकारों का पेट भरा होता है। तो कलाकारों को लेकर बहुत सारी योजनाएं बनती हैं और धरातल पर उतरती भी हैं। इसी तरह की अभी वाद्य यंत्र वितरण की जो एक योजना थी उससे कलाकारों को बहुत लाभ हुआ, और इस तरह की कौन सी योजनाएं आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के वाद्य यंत्रों को हर गांव सभा तक, ग्राम सचिवालय पहुंचाने का प्रयास करा जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने सभी कलाकारों को आर्थिक रूप से कोई कमजोरी ना हो तो पेंशन का साथ, जो बुढ़ापे में पेंशन देने के लिए नई स्कीम लागू की है, पेंशन भी देंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे उभरते हुए कलाकार या वर्तमान में कलाकार हैं, हर एक कलाकार को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराया है। और प्रयास ये है कि हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हुआ तो उसमें हर जिले में 4 दिन लगातार कार्यक्रम कराए, इसी पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से कलाकारों को मौका दिया। एक साथ कार्यक्रम हुए, सारे कलाकारों को बुलाया, हर जिले में 4-4 दिन लगातार कार्यक्रम हुए। अब ये सुनिश्चित किया गया है कि हर एक कलाकार को साल में कम से कम 3 बार उनको परफॉर्म करने का हम अवसर देंगे जी। ये भी तय किया गया है कि पहले जब पक्षपात होता था या एनजीओ को पैसा दिया जाता था, एनजीओ के मार्फत हम पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं पक्षपात दिखाई पड़ता था, वो सब खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि हर एक कलाकार को 3 मौके मिले। उसका मानदेय भी A, B, C 3 कैटेगरी हमने तय कर दी है, A का, B का, C का, उनके लिए सुविधाएं, उनका मानदेय सबको सुनिश्चित कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि कलाकार को परफॉर्मेंस के बुलावे से पहले जो तिथि परफॉर्म करने की है उससे पहले 50% एडवांस में उसको पैसा देंगे, 50% बिना किसी गलती किए हुए 1 सप्ताह के अंदर उसके अकाउंट में पैसा भिजवाएंगे, ताकि उसका कहीं कोई अन्याय, शोषण या बेईमानी उसके साथ न हो पाए। और साथ ही साथ ये भी हमने तय किया है कि अपने प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, वहाँ युवा और संस्कृति क्लब बनवा रहे हैं, वहाँ वो कार्यक्रम कराएंगे। और यही जो हमारे रजिस्टर्ड कलाकार हैं इनको आमंत्रित करेंगे, उनका सीधा का सीधा इस जो हमने बताया कि मानदेय सीधा उनके अकाउंट में भिजवाएंगे। केवल मंच, माइक, लाइट, साउंड और ऑडियंस ये संबंधित कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी देगी। बाकी का ऑडियंस के अलावा जो भी ये कलाकारों का सीधा पेमेंट हम करेंगे। और इस तरह से बार बार मौके मिले, हर एक कलाकार को मानदेय भी मिले, सुविधाएं भी मिले और परफॉर्म करने का अवसर भी मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।